वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। आज हम देखेंगे क्लास 10th के सेकेंड लेसन का अभ्यास के प्रश्न। यहाँ देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है 4, थर्ड ऑप्शन माने सी वाला ऑप्शन दिया है 5 एंड डी वाला ऑप्शन दिया है 10। हमने जब आगे लेसन पढ़ा था पिछले वीडियो में, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। यहाँ 7 से अधिक है 10, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। जो अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो संगत लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर देने से वह दूधिया हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितनी मात्रा में लेना होगा। अब यहाँ पर हमने देखा NaOH का कितना ml लिया हुआ है 10 ml और HCl का 8 ml, माने NaOH ज़्यादा मात्रा में लिया हुआ है और विलयन पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH का हमने लिया 20, माने दुगनी मात्रा कर दी, 20 ml ले लिया, तो उसको उदासीन करने के लिए HCl की कितने विलयन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ, पहला दिया हुआ ए ऑप्शन दिया हुआ है 4 ml, बी ऑप्शन दिया हुआ 8 ml, सी ऑप्शन दिया हुआ 12 ml एंड डी ऑप्शन दिया हुआ 16 ml। तो यहाँ पर हमको 16 ml लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटासिड और ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो हमने लेसन के जब शुरुआत थी तभी हमने पढ़ा था कि जो पेट की अम्लता है उसको दूर करने के लिए हमको एंटासिड का यूज़ करना होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न अभिक्रिया के लिए एक शब्द समीकरण लिखकर संतुलित समीकरण लिखिए। इसमें ए है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। उत्तर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक, अभिक्रिया के दौरान बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। इसका हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले के रूप में रासायनिक अभिक्रिया देखें इसकी तो H2SO4 एक्वस फॉर्म में लिया, Zn माने जिंक सॉलिड फॉर्म में लिया तो ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। इसी का सेकंड है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। इसका आंसर है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम, इसके अभिक्रिया के दौरान बना मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। 2HCl एक्वस फॉर्म में, Mg सॉलिड फॉर्म में लिया, अभिक्रिया के दौरान MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। सी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। आंसर देखेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्यूमिनियम, इससे एल्यूमिनियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। अभिक्रिया के रूप में हम इसको देखें तो H2SO4 एक्वस फॉर्म प्लस 2Al सॉलिड फॉर्म में लिया और हमारे अभिक्रिया के दौरान हमको मिला Al2SO4 का होल थ्राइस और 3 अणु हाइड्रोजन गैस के निष्कासित हुए। डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह की रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। रेतन अर्थात लोहे का चूर्ण। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। 6HCl एक्वस फॉर्म प्लस 2Fe सॉलिड फॉर्म, अभिक्रिया के दौरान 2FeCl3 एक्वस फॉर्म में बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। स्टूडेंट्स, आपने इस प्रश्न में देखा होगा कि हमने जो अभिक्रिया करवाई वे सभी धातु थी और सभी धातुओं ने अम्ल से अभिक्रिया की। और आपने ये भी नोट किया होगा कि हर अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस निकली। तो इससे हम अपने माइंड में इस चीज़ को रिकॉल कर लें कि जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन गैस होती है।
एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। उत्तर देखेंगे, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। इसके क्रियाकलाप के लिए हम एक प्रैक्टिकल जैसा करते हैं। क्रियाकलाप देखते हैं। एक कॉर्क लेते हैं, उसमें 2 कीले लगाकर 100 ml के बीकर में रखते हैं तथा कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ जोड़ देते हैं और एक बल्ब तथा स्विच के साथ जोड़ देते हैं। बीकर में आधी कीलें डूबने तक तनु HCl अम्ल डालते हैं। तनु HCl अम्ल डालने पर परिपथ से जुड़ा बल्ब जलने लगता है, अर्थात वो शाइन करने लगता है। यही क्रिया ग्लूकोज तथा एल्कोहल के साथ दोहराएंगे। ग्लूकोज तथा एल्कोहल दोनों ही स्थितियों में बल्ब नहीं जलता, क्योंकि एल्कोहल तथा ग्लूकोज जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, अतः इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि अम्ल के जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देते हैं और विद्युत प्रवाहित होने के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ग्लूकोज और एल्कोहल हाइड्रोजन युक्त होते हुए भी विद्युत प्रवाहित नहीं होते हैं और इसीलिए विद्युत प्रवाहित नहीं करते हैं और इसीलिए हम इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं कर पाते। स्टूडेंट, इस पिक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड जो फिगर है वो दिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक बीकर में तनुकृत अम्ल लिया हुआ है और इसमें कार्क में 2 कीले लगाकर उसको इसमें डुबोया गया है ताकि कीले अच्छे से अम्ल में डूब जाएं। और इसको जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है, इसमें से एक कील को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है और दूसरी कील को स्विच से होते हुए बल्ब से जोड़ा गया है। जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी की से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है। लेकिन यही क्रियाकलाप या प्रैक्टिकल जब हम अल्कोहल या ग्लूकोज आदि विलयन के साथ करते हैं जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो ये बल्ब है जो नहीं जल पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि जो विद्युत का चालन होता है वह अम्लीय विलयन में ही हो पाता है और सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? आश्रित जल में आयन नहीं पाए जाते तथा बिना आयन के विद्युत का चालन संभव नहीं है। वर्षा के जल में आयन पाए जाते हैं, अतः वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? उत्तर, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में ही H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन बनते हैं जो कि अम्लीय गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 विलयनों ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो उनके pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 व 9 प्राप्त होते हैं। अब हमको बताना है कि कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा दुर्बल अम्लीय है और कौन सा दुर्बल क्षारीय है। स्टूडेंट, आंसर देखें यदि हम तो उदासीन विलयन डी होगा अर्थात 7 जिसका pH है वह उदासीन होगा। प्रबल क्षारीय विलयन सी जिसका pH 11 है यह प्रबल क्षारीय होगा क्योंकि ये 7 से अधिक है और इसका pH मान यहाँ पर 11 दिया हुआ है जो कि 14 के निकट है, अतः ये प्रबल क्षारीय होगा। अब प्रबल अम्लीय विलयन बी जो है वह प्रबल अम्लीय होगा क्योंकि इसका pH मान 1 है। विलयन ए दुर्बल अम्लीय होगा क्योंकि इसका pH मान 4 है और विलयन ई दुर्बल क्षारीय होगा क्योंकि इसका pH मान 9 है। pH के मानों को H+ आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम माने घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो बढ़ता हुआ हमको pH मान लेना है। तो 11, 9, 7, 4 और 1 H+ आयन के आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। जो क्षारीय विलयन होता है उसमें H+ आयन कम मात्रा में होते हैं और जो अम्लीय विलयन होता है उसमें H+ आयन अधिक मात्रा में होते हैं। इसीलिए हमने इसको 11 से 1 की ओर व्यवस्थित किया।
क्वेश्चन नंबर 10, परख नली ए व बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए तथा परख नली बी में एसिटिक एसिड डालिए अर्थात CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? परख नली ए जिसमें HCl है उसमें तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि CH3COOH अर्थात एसिटिक एसिड HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दुर्बल है, इसलिए यह तेज गति से H2 गैस निष्कासित करता है। अर्थात परख नली ए जिसमें HCl है उसमें मैग्नीशियम धातु से तेजी से क्रिया होगी और ये तेज गति से हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण दूध से बना दही अम्लीय होने लगता है जिससे इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। अर्थात ताजे दूध का जो पीएच मान है उससे ये कम होने लगता है क्योंकि अम्ल का पीएच मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, इसीलिए पीएच मान का जो अम्ल का पीएच मान है वो कम होने लगता है और दही की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडीशन दी हुई है कि एक ग्वाला है दूध वाला जो दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब कंडीशन ए, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर क्षारीय क्यों बना देता है? वो क्यों मिला रहा है उसमें बेकिंग सोडा? उसका पीएच मान चेंज करना चाहता है। उत्तर, ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है ताकि दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया न पनप पाए और दूध अधिक समय तक सुरक्षित रहे। सेकंड कंडीशन है बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब ग्वाले ने दूध में बेकिंग सोडा मिलाया है अर्थात माध्यम कैसा कर दिया उसने? क्षारीय माध्यम कर दिया है। क्षारीय माध्यम के कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सक्रियता सही ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए इस दूध से दही बनने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्र रोधी मतलब नमी रहित। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि ये वातावरण की नमी को अवशोषित करके कठोर पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये अपनी प्रकृति खो देता है। यहाँ हम रिएक्शन देखें, CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ये वातावरण की नमी माने ½ H2O को सोख लेता है और कठोर पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम एक कठोर पदार्थ है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से भिन्न होता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। हमने जब पिछली वीडियो में देखा था अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हम उसको विस्तृत रूप से देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। यही क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि इसमें अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करते हैं। हम इसको उदाहरण से और विस्तृत रूप से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, NaOH एक्वस फॉर्म। NaOH एक क्षार है प्लस HCl एक्वस फॉर्म। HCl एक अम्ल है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो NaCl आपस में मिलकर लवण बनाते हैं एक्वस फॉर्म में और ये H और ये H मिलकर H2 और ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो H2O अर्थात जल बनाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में लिए हैं। MgOH जो है वो क्षार है और जो HCl है वो अम्ल है। यह अभिक्रिया के दौरान MgCl2 का लवण बनाते हैं, MgCl2 नामक लवण बनाते हैं और जल के अणु मुक्त होते हैं। ये दोनों ही उदाहरण उदासीनीकरण अभिक्रिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कपड़े धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए।
पहला देखेंगे कपड़े धोने का सोडा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। सेकंड, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, अर्थात कपड़े धोने का सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। स्टूडेंट, आप जानते हैं धोने का सोडा अर्थात कपड़े धोने का सोडा, जिससे हम कपड़े भी धोते हैं और घरों की साफ सफाई भी करते हैं। तो यदि आपको एकदम से याद ना भी आए तो एक हम इसका उपयोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब अगला है बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग बुझाने के काम आते हैं, उसमें ये उपयोगी होता है। सेकंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। जब पेट में जलन होती है तब हम इनो या कोई भी दूसरा एंटासिड लेते हैं, वहाँ पर ये उपयोगी है। और बेकिंग सोडा का एक मुख्य उपयोग हमारे किचन में होता है, जो केक और इडली, ढोकला आदि बनाने में उपयोगी होता है। तो हम एक ये उपयोग भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन आंसर्स, और आपको शायद फील हो भी रहा हो कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।